हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थाईलैंड वीज़ा के बारे में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, कितने पैसे लगेंगे एंड ऑल द डिटेल्स। एंड इसमें मैं दोनों वीज़ा की बात करूंगी, स्टिकर वीज़ा की भी और हमारे वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस की भी। सो कीप वॉचिंग टू नो हाउ यू कैन अप्लाई फॉर थाईलैंड वीज़ा एंड प्लान योर ओन ट्रिप। लेट्स गो। सो द फर्स्ट थिंग जो आपको जाननी चाहिए कि टूर जो हमारा थाईलैंड वीज़ा है वो दो टाइप का है, दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली उसके लिए। वन इज़ वीज़ा ऑन अराइवल या फिर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कीजिए। ठीक है, दोनों के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मैं अगले सेक्शंस में आपको बताऊंगी। सो पहली बात तो हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो आपको 15 डेज का स्टे अलाउ करता है थाईलैंड में। तो अगर आपका 15 डेज के अंदर का ट्रिप है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए रहना है तो फिर आपको एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट राइट नाउ इज कि October 1st 2022 विच इज दिस मंथ एंड March 2023 तक आप 15 डेज की जगह 30 डेज तक रह सकते हो थाईलैंड में विद वीजा ऑन अराइवल। यस, दे हैव इंक्रीज्ड देयर स्टे ड्यूरेशन फॉर वीजा ऑन अराइवल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो अगर आप इस पीरियड में अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो आप आराम से 1 महीने तक रह सकते हो थाईलैंड में, प्रोवाइडेड आप सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो। तो दैट्स एन एक्साइटिंग न्यूज़। तो अगर आपको 1 महीने तक रहना है यहाँ पे और मतलब मे बी यू आर लाइक गोइंग फॉर लाइक अ फ्लो में देखेंगे आगे जाना है कि वापस आना है, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। सो दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स टू नो कि वीजा अराइवल के साथ जनरली 15 डेज होता है, अभी 6 महीने के लिए 30 दिन हो रखा है। तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मार्च के बाद अगर आप आओगे तो आपको 30 दिन का मिलेगा, नहीं, तब आपको सिर्फ 15 दिन का ही मिलेगा। तो तब अगर आपको लॉन्ग स्टे रहना है, अगर आपको 2 महीने तक रहना है तो फिर आपको एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट यही है, वीज़ा ड्यूरेशन स्टिकर वीज़ा का 60 डेज होता है और वीजा ऑन अराइवल का 15 डेज होता है, जो अभी के लिए थोड़ा बढ़ गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर आप स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कितने टाइप के वीज़ाज हैं। तो उसमें आपका एक आता है टूरिस्ट वीज़ा जो आपको 60 डेज तक रहने को देगा। एक होता है स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा अगर आपको 60 डेज से ज़्यादा रहना है। ठीक है, उसके बाद एक थाई एलीट वीज़ा आता है अगर आपको मल्टीपल ईयर्स के लिए रहना है या मल्टीपल ईयर विजिट करना है। एंड देन आपका नॉन इमिग्रेशन वीज़ा। बट आई हैव नो आइडिया अबाउट अदर वीज़ाज, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा जो आपको 60 डेज तक का स्टे की बात करूंगी, क्योंकि मैंने खुद वही अप्लाई किया और मैं 2 महीने के लिए ही यहाँ पे रह रही हूँ। तो अगर आपको थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है एम्बेसी में तो करेंटली आप न्यू दिल्ली से कर सकते हो, कोलकाता से कर सकते हो, चेन्नई से कर सकते हो या मुंबई से कर सकते हो। अभी यही 4 जगह हैं अप्लाई करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स के में मैं आगे बात करती हूँ। अभी मैं आपको पहले बताती हूँ कि क्या अपडेट हुआ है, क्योंकि जुलाई तक आपको वैक्सीनेशन स्टेटस दिखाना था, RT-PCR करना था अपन अराइवल, बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने थे, बट वो सब अभी हट गया है। तो उसके लिए नेक्स्ट सेशन पे देखते हैं। कोविड रूल्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पहले आपको थाईलैंड पास चाहिए था, बट अब आपको कोई थाईलैंड पास कुछ नहीं करना है। आपको इनफैक्ट ऑन अराइवल वाला फॉर्म भी फिल नहीं करना है, TMK6 वाला। एंड मेन बात यह है कि अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्टिंग या कुछ नहीं करना है। और अगर आप लाइक फैमिली के साथ आ रहे हो, लाइक आपके बच्चे हैं जो 18 साल से कम के हैं, तो उनको वैक्सीनेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है या फिर टेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। ठीक है, बट इन केस अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो फिर आपको RT-PCR दिखाना होगा, और या फिर प्रोफेशनल एंटीजन टेस्ट। घर वाले एंटीजन टेस्ट वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये जो भी टेस्ट आप करोगे वो 72 आवर्स के अंदर आपको करना है, मतलब एंट्री आपकी 72 आवर्स के अंदर हो जानी चाहिए टेस्ट से। ठीक है, वरना मतलब इट्स अप टू देम, या तो आपको वो एयरपोर्ट पे टेस्ट करवाएंगे या फिर आपको वापस डिपोर्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ जो भी ये रिक्वायरमेंट्स हैं ये ज़रूर फिल करके जाइए। नाउ कमिंग टू द स्टिकर वीज़ा एम्बेसी के थ्रू कैसे अप्लाई करना है, वो है इंडिया में VFS के सेंटर्स हैं एंड थाईलैंड ने टाई अप कर रखा है। तो जो भी आपका वीज़ा एप्लीकेशन है वो VFS के थ्रू ही जाएगा, आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हो एम्बेसी को।
ठीक है। एंड वीज़ा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है थ्रू VFS, आपको कोई अपॉइंटमेंट या कुछ नहीं लेना है, सब वॉक इन है इसमें, तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और जनरली खाली रहता है काउंटर। मैं गई थी तो कोई भी नहीं था मतलब मेरे को लिटरली 2 मिनट लगा सब कुछ कंप्लीट करने में। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो हाँ, मतलब अगर आप आपके सिटी में, जैसे 4 सिटीज़ जो मैंने बता रखी हैं आप जहाँ से अप्लाई कर सकते हो, वो है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। तो वहाँ के VFS सेंटर में आपको जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा एंड फिर 3 दिन बाद, बेसिकली 3 वर्किंग डेज बाद आपको मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए, और फिर आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस, कोई तामझाम नहीं है इसमें। Hey guys, so I'm super excited क्योंकि अब मैं थाईलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। कल मेरा अपॉइंटमेंट है, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होता है, बट यस कल मैं सबमिशन के लिए जा रही हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लिए हैं। ये है मेरा पासपोर्ट। सो आई होप मुझे मिल जाए क्योंकि मैं 2 महीने का अप्लाई कर रही हूँ, नॉट लाइक 15-20 डेज। तो लेट्स सी, बाकी डिटेल्स मैं आपको वीज़ा के बारे में आगे दूंगी, तो देखते रहिए ये वीडियो टू नो हाउ यू कैन अप्लाई फॉर थाईलैंड वीज़ा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, ये रहा हमारा VFS सेंटर, यहाँ पे सब मिलेगा। आप कलर प्रिंट आउट वगैरह सब निकलवा सकते हो अगर आप नहीं लेके आए हो तो। थाईलैंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि साला उनको सारा कलर प्रिंट आउट चाहिए आपके ये फ़्लाइट्स एंड अकोमोडेशन का। तो मेरे पास नहीं था और अंदर जो प्रिंट आउट शॉप है वो लोग नहीं निकालते हैं, तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा निकालने के लिए। ये लोग चार्ज करते हैं कुछ 20 से 30 रुपये। थैंकफुली मुझे ऑलरेडी बोल रखा था उन्होंने 20 रुपये, तो उन्होंने मुझे 20 रुपये चार्ज किया। मेरे कुछ 15 प्रिंट आउट निकले हैं, तो आधा तो पैसा इधर ही लग गया। बट येस, अगर आपको कहीं सस्ते में मिल रहा है कलर प्रिंट आउट तो वो ज़रूर निकाल के आइएगा, क्योंकि वो कंपलसरी है थाईलैंड वीज़ा के लिए। तो लेट्स गो एंड सबमिट ऑल दीज रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स नाउ। वीज़ा सबमिशन के लिए आ गई हूँ, पीछे है वीज़ा सेंटर हमारा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो ले लिया मैंने और बाकी अब अंदर जाके देखते क्या होता है। मैंने अभी चेक किया स्टेटस, आज 24 है, उन्होंने बोला था 24 को चेक करने को। तो कुछ दिखा रहा है कि थाई दिल्ली OC हो गया है। आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट मीन्स। आई एम अज्यूमिंग के एम्बेसी से जाके VFS सेंटर पे वापस आ रहा है। तो अभी मैं उनको कॉल करके पूछती हूँ कि आया है कि नहीं आया है, फिर पिकअप करने जाना होगा। लेट्स सी क्या होता है। Hello, yeah, so I was actually checking the status of my application, and it shows that it's been transferred from Thai embassy to Thai Delhi OC. Can I know what it means? Because I was told that today my visa would be approved or rejected. I would know the decision. Passport number 5455. 4 to 5, yeah. Okay, so today should I be able to collect or will it be by tomorrow? Okay. Okay, so on the website, okay, fine. I can check again after 2:30 PM. By then the status would be updated on. Okay. तो अभी मुझे 2:30 तक वेट करना है चेक करने के लिए कि वो रेडी है कि नहीं है VFS से कलेक्ट करने के लिए। VFS पे आ गया है और अगर रेडी हुआ 2:30 को चेक करूँगी तो 4 से 5 के बीच में आई कैन गो एंड कलेक्ट इट। तो विल सी एट 2:30 ना। मुझे कल जाना पड़ेगा क्योंकि 4 से 5 के बीच की कलेक्शन है। तो लेट्स होप कि पासपोर्ट मिल गया हो, कल पता चलेगा। हे गाइस, सो अब मैं जा रही हूँ अपना पासपोर्ट पिकअप करने। आज 25 है, कल 24 को आ जाना था। बेसिकली वो सेंटर पहुंच गया था, लेकिन मैंने 4 बजे तक चेक किया था तो उन्होंने पिकअप का स्टेटस नहीं डाला था। जब 5:30 बजे चेक किया तो उन्होंने बोला आप पिकअप कर सकते हो, बट आप पिकअप सिर्फ 4 से 5 के बीच में कर सकते हो एनीवे। तो अब मैं निकल रही हूँ, 4 बजने में अभी कुछ 15-20 मिनट हैं। तो 4 से 5 के बीच में मैं पिकअप कर सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे कुछ 20-25 मिनट्स लगेगा पहुँचने में। मैंने ऊबर मोटो बुक किया है तो वो आ रहा है। तो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट होता है। आई रियली होप मिल जाए क्योंकि अगर मुझे थाईलैंड का रिजेक्ट हुआ ना तो बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि मेरे को यूरोप का मिल गया इस साल 2.5 महीने का और मुझे थाईलैंड नहीं मिला 2 महीने का। मतलब
बट होपफुली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेट्स गो, लेट्स सी। VFS सेंटर, अभी टाइम हो रहा है 4:15, पौन घंटा बाकी है। लेट्स गो। लाइन है पासपोर्ट कलेक्शन की। तो पासपोर्ट मिल गया है गाइस। अब हमको बस फ़्लाइट लेके जाना है। तो सो एक्साइटेड। बाकी डिटेल्स मैं आपको और देती हूँ अभी। तो या अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, वीज़ा फ़ीस। तो जो स्टिकर वीज़ा है उसकी फ़ीस होती है 2500 INR फॉर सिंगल एंट्री, एंड इसकी वैलिडिटी होगी 3 मंथ, जिसमें से आप 2 महीने स्टे कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। एंड अगर आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए तो उसका है 12,000 INR, एंड वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। एंड हर एंट्री पे आप 60 डेज़ ही रह सकते हो, फिर आपको निकलना होगा, एग्जिट करना होगा, फिर एंटर करके आपको 60 डेज़ अलाउड होगा। तो वैसा सीन है इसका। एंड ये तो मतलब वीज़ा फ़ी है। अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल मतलब 3000 का आपका वीज़ा फ़ीस समझ लो आप इसका। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल कर रहे हो तो उसका होता है 2000 बात, एंड 2000 बात इन इंडियन करेंसी इज़ 4200 INR या 4500 INR। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है इन माई टर्म, मतलब मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव लगा कंसिडरिंग वो सिर्फ 15 दिन के लिए ही अलाउड है। बट येस, अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए, अगर आपको नहीं हेडेक लेना, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट मैं आपको टाइमिंग्स के बारे में बताती हूँ। मैं दिल्ली पे ही फोकस करूँगी क्योंकि दिल्ली से मैंने किया है। बाकी आप वीज़ा की VFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे सबमिशन और कलेक्शन टाइमिंग दोनों लिखा है। बट हाँ, दिल्ली के लिए 9 से 2 के बीच में आप सबमिट कर सकते हो अपना एप्लीकेशन, एंड कलेक्शन टाइम इज़ 4 to 5 PM, बस उतना ही है। तो हाँ, एंड प्रोसेसिंग मैंने आपको जैसे बताया था 4 वर्किंग डेज है उसका। तो जैसे अगर आप फर्स्ट डे पे अप्लाई करते हो तो 3 वर्किंग डेज के बाद 4th डे पे आपका वापस मिल जाएगा आपको वीज़ा। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है फ़ोटो स्पेसिफिकेशन के लिए, वो जो आपको जनरली दोनों मतलब कोई भी वीज़ा टाइप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पासपोर्ट फ़ोटोज़ रेडी रखनी होगी, जो होनी चाहिए 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर। अगेन आप ये VFS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस के अंदर ये मैंशनड होगा। तो प्लीज़ फ़ोटोज़ ढंग से लेके आइएगा, क्योंकि जनरली कभी कभार अगर आपकी फ़ोटोज़ का साइज़ सही नहीं होता तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिएगा इसके बारे में। सो डॉक्यूमेंट्स अगर बात करें तो टूरिस्ट का सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए थोड़ा डिफरेंट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। अगेन ये आपको VFS की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पे फिर भी एक बार बता रही हूँ कि टूरिस्ट का अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो थ्रू एम्बेसी तो ये वाली डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगी। तो पहली बात तो ऑफकोर्स आपका पासपोर्ट जो 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए, और इसमें 2 पेजेस ब्लैंक ज़रूरी हैं। तो ये हमेशा मेक श्योर करना आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो रहा है अगले 6 महीने तक आपकी ट्रिप से पहले, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और साइन करके ऐड करना होगा। वीज़ा फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा VFS की वेबसाइट पे, आप डाउनलोड कीजिए उसको, प्रिंट आउट कीजिए और फिर ब्लू या ब्लैक पेन से भर दीजिए उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी जो साइज़ के साथ आपका मैच होना चाहिए। फिर आपको वीज़ा फ़ीस क्या कहते हैं पे करनी होगी, जो वहीं पे होगी, जो आपको कहीं पहले डिमांड ड्राफ्ट या कुछ नहीं करना है, वहीं पे जाके कैश में आपको पेमेंट करना होगा। तो 3000 INR रेडी रखिएगा आप कैश के लिए, ठीक है। मोर अगर आपको SMS वाली फैसिलिटी और दूसरी फैसिलिटीज़ चाहिए तो दैट्स अप टू यू। अगर आप नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको एविडेंस ऑफ प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आपका परमानेंट रेजिडेंस है इंडिया में, तो वो आपका रेंट डॉक्यूमेंट हो या जो भी हो वो आपको दिखाना होगा। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि आपका कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स। तो रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आपको दिखाना होगा जाने का एंड आने का, एंड ऑफ कोर्स वो आपके ड्यूरेशन मतलब 60 डेज़ के अंदर क्या ही होना चाहिए। अगर आप बाहर का करोगे 60 डेज से ज़्यादा का रिटर्न फ्लाइट दिखाओगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे वीज़ा। आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन दिखाना होगा, होटल रिजर्वेशन एंड ऑल। मैं हमेशा booking.com यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें फ्री कैंसिलेशन होता है एंड रिजर्वेशन का कोई प्राइस नहीं लगता है, तो आप भी वो यूज़ कर सकते हो। एंड एक चीज़ याद रखना कि ये कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए होगा उनको, ठीक है। होटल्स मतलब ये सब चीज़ का कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए उनको, फ्लाइट टिकट्स का भी और होटल्स अकोमोडेशन का भी।
तो पहले से ही अगर आप कलर प्रिंट आउट लेके जाएं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। ऑल्दो वहाँ पे भी आप बाहर में जैसे अगर आप भूल जाते हो तो दिल्ली के बाहर ऑप्शन है, मतलब दिल्ली के BFS सेंटर के बाहर ऑप्शन है कि आप वहाँ पे जाके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फ़ोटो भूल गए तो फ़ोटो भी निकाल सकते हो, बट ऑफ कोर्स वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो देख लीजिएगा। एंड अगर आप मेरी तरह 2 महीने के लिए आ रहे हो तो आप ऐसा मतलब होटल बुकिंग्स दिखाइए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट ना निकालना पड़े। तो जैसे अगर आप दिखा सकते हो 10 दिन आप एक जगह पे हो, 10 दिन आप दूसरी जगह पे हो, तो ऐसे आपको 5-6 होटल्स का ही प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, 5 होटल्स का मैक्सिमम। एंड फ्लाइट टिकट्स में भी आप ट्राई कीजिएगा कि आप अननेसेसरी पेजेस का ना निकालें, पहले से ही उसको हटा के रखें, तो पैसे आपके बच जाएंगे। क्योंकि 10 रुपये का जनरली वो लोग वहाँ पे चार्ज कर लेते हैं एक कलर प्रिंट आउट का, तो यू डोंट वांट टू पे दैट मच ऑनेस्टली। सो ये तो होटल बुकिंग हुआ। अगर आपका कोई थाई रिलेटिव है या फ्रेंड है और आप उनके साथ रहने वाले हो तो आपको लेटर ऑफ इनविटेशन दिखाना पड़ेगा उनके मतलब उनके बिहाफ पे बेसिकली। और अगर वो थाई नहीं है, अगर वो इंडियन है या कोई और नेशनलिटी के हैं, तो उनका पासपोर्ट का कॉपी भी दिखाना होगा आपको, एंड उनका वर्क परमिट फॉर थाईलैंड, विच बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सो आई वुड टेल यू कि आप डायरेक्टली होटल्स का बुकिंग दिखाइए, बिकॉज booking.com पे फ्री रिजर्वेशन कर सकते हो आप, एंड फ्री कैंसिलेशन है, तो आपके कोई पैसे नहीं जा रहे हैं, विच मेक्स इट ऑल ईजी। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको अपना फाइनेंसेस दिखाना होंगे, तो आपको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी, या फिर अगर आप बैंक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हो तो वो अटेस्टेड होनी चाहिए बैंक से, और पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी आपको। और मिनिमम बैलेंस उसमें होना चाहिए $700 के अराउंड, विच इज़ लाइक 50,000 INR होना चाहिए मिनिमम बैलेंस। ऑल्दो ये कंपलसरी नहीं है, बट आई फील मतलब अगर आप ये ऐड करके अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करोगे तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू गेट द वीज़ा। मतलब ऑल्दो टेंशन की बात नहीं है, बट हाँ ठीक है। तो आपको प्रूफ ऑफ इनकम या फिर अपना एम्प्लॉयमेंट का दिखाना होगा। तो आप अपना, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो आप लीव लेटर दिखा सकते हो, लीव लेटर नहीं है तो फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखा दो कि ये है, एंड सैलरी स्लिप्स दिखा सकते हो आप पिछले 3 महीने का। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो लाइक मी, या फिर फ्रीलांसर हो, तो आप ITR दिखा सकते हो पिछले 1 साल का। मैंने वही दिखाया था, ITR मैंने सबमिट किया था उसके साथ। अगर आपका बिजनेस ओनर हो तो आप अपना बिजनेस लाइसेंस भी दिखा सकते हो, दैट ऑल्सो वर्क्स। सो या तो दीज आर बेसिकली ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ये सब तो आपको दिखानी होंगी, एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी आपको लेके जाना होगा, एंड मेक श्योर कि आप हर जगह पे जहाँ पे भी साइन ज़रूरी है आप सब जगह साइन करके लेके गए हो। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला, वंस यू गो देयर आपको सबमिट करना है आपका एप्लीकेशन, मतलब टोकन नंबर वो बाहर से देंगे आपको, आप अपना सबमिट कीजिए एप्लीकेशन, वीज़ा फ़ी पे कीजिए, एंड वो आपको एक क्या कहते हैं प्रूफ दे देंगे कि हाँ आपने पे कर दिया है और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। एंड फिर वही उसमें ही आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा, तो आप वो नंबर यूज़ करके चेक कर सकते हैं स्टेटस कि अभी तक अप्रूव, मतलब अभी तक आया है वापस कि नहीं आया है। तो दैट्स फॉर द स्टिकर वीज़ा प्रोसेस गाइस। लेट्स गो टू द वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस नाउ। सो जो थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल है उसके लिए आपको ऑफकोर्स पहले तो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में होना चाहिए जिनको मतलब थाईलैंड ने अलाउ कर रखा है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। तो मेक श्योर आप वो चेक कर लें। इंडिया है तो अगर आप इंडियन हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ऑब्वियसली आप कर सकते हो। बाकी दूसरी बात ये है कि आपको सबसे पहले तो आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आ रहे हो, एंड मेक श्योर कि आप उनको भी टूरिज़्म पर्पज़ ही बोलो। आई मीन आई डोंट नो आप क्यों जा रहे हो, जो भी है, बट अगर आप ये वाला वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ही अलाउड है। तो अगर आप टूरिस्ट हो तो ही आपको वो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, और उसका एक्सपायरी डेट अगले 30 दिन तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली 15 दिन के अंदर एग्जिट करने वाले हो। अभी के केस में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट वैलिड हो अगले 2 महीने तक एटलीस्ट, क्योंकि 30 डेज तक वो अलाउ करेंगे आपको। बट हाँ, एटलीस्ट आपका 1-2 महीने तक तो वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। फिर दूसरी चीज़ है कि आपको होटल प्रूफ दिखाना होगा, जैसे दूसरे वाले वीज़ा में था होटल प्रूफ एंड फ्लाइट प्रूफ आपको दिखाना होगा। तो होटल प्रूफ के लिए वही आप
प्रिंट आउट दिखा सकते हो, ऑनलाइन दिखा सकते हो कि ये आपके होटल्स हैं। एंड फ्लाइट प्रूफ के लिए आपका फ़्लाइट विद इन 15 डेज़ के अंदर का डिपार्चर फ़्लाइट होना चाहिए। एंड दे डोंट जनरली एक्सेप्ट कि आप आगे कहीं जा रहे हो या कुछ जा रहे हो अगर आपके पास वीज़ा नहीं है। तो अगर आप कहीं आगे और जा रहे हो तो अपना वीज़ा ज़रूर लेके जाइएगा। जैसे वियतनाम अगर आप जा रहे हो तो वियतनाम ई वीज़ा के लिए ऑलरेडी अप्लाई करके अप्रूव रखिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप उनको बोलोगे कि मैं यहाँ से वियतनाम जाऊँगा या जाऊँगी या फिर लाओस जाऊँगी वाया रोड, या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो या तो फिर आप डमी टिकट अपना बना के रखिए रिटर्न फ़्लाइट का, जो आप उनको दिखा सकते हो, या फिर आप अपना ऑलरेडी उधर का वीज़ा सिक्योर करके रखिए, ठीक है? उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास 10,000 बात पर पर्सन हो चाहिए। 10,000 मतलब 25,000 INR पर पर्सन, ठीक है? अब ये जनरली मतलब डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट हाँ, कभी कभार वो कैश मांग सकते हैं कि कैश दिखाओ या कुछ करो। तो आपको थोड़ा इस बारे में थोड़ा देखना होगा, या तो आप बैंक स्टेटमेंट लेके जाइए या फिर कुछ भी देखना। मतलब वही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, इसलिए मुझे हमेशा एम्बेसी वाला वीज़ा बेटर लगता है। तो हाँ, तो आपको ये प्रूफ दिखाना होगा कि 10,000 बात है आपके पास जो आप यूज़ करोगे। तो अगर आपने फॉरेक्स कार्ड रखा है तो फॉरेक्स कार्ड का आप बैलेंस दिखा सकते हो उनको अपने मोबाइल पे, या फिर कैश। तो या एंड फाइनली आपको वीज़ा फ़ी पे करनी होगी, जो कैश में करनी होगी, जो बात में होगी 2,000 बात। तो आप या तो वहाँ पे अगर आपको ATM दिख जाता है पहले तो आप ATM से निकाल लीजिए कैश, वरना आपको इंडिया से ही बात कन्वर्ट करके लेके जाना पड़ेगा 2,000 फॉर द वीज़ा ऑन अराइवल फ़ी। अगेन वन ऑफ द रीज़न वाई आई लव स्टिकर वीज़ा, क्योंकि कोई नाटक नहीं है ऐसा। सो या बट हाँ, दैट्स ऑल। एंड वहाँ पे आप जैसे ही लैंड करोगे तो आप स्ट्रेट जाओगे, मतलब स्ट्रेट फॉलो करोगे एग्जिट पाथ। तो यहाँ पे आपका इमिग्रेशन वाला बॉर्डर कंट्रोल वाला एरिया आता है, एंड स्ट्रेट वहाँ पे ऊपर आपको दिखा होगा वीज़ा ऑन अराइवल का लाइन। अगर आपको फास्ट ट्रैक वीज़ा चाहिए, जल्दी चाहिए, 10 मिनट के अंदर या जो भी चाहिए, तो उसका सेपरेट लाइन है, उसका वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बट हाँ, मतलब ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, कुछ 15-20 मिनट लगता है अगर नॉर्मल भीड़ हो। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। तो that's for the visa on arrival process, and yeah, that's mostly it guys. That's how you can get visa for Thailand. तो one main thing जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रैवल इंश्योरेंस थाईलैंड के लिए मैंडेटरी नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गेट इट, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको 1,000-1,500 रुपये, मैक्स 2,000 रुपये का चार्ज होगा। लेकिन अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट होता है तो यू विल बी कवर्ड। यहाँ पे मेरा एंकल स्प्रेन हो गया एंड मुझे यहाँ पे पे करना पड़ा कुछ क्लोज टू 8,000 बात, विच कन्वर्टेड इनटू 16,000 17,000 INR, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत महंगा है, तो प्लीज़ लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड 2,000 का या मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस ले जाओ। 2,000 भी मैं 2 महीने का था, आप अगर 15 दिन के लिए आ रहे हो तो 1,000 रुपये से ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं करेगा। तो प्लीज़ डू दैट। एंड या दैट्स मोस्टली फॉर मी। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बता देती हूँ वीज़ा के। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए तो कोई टिप्स नहीं है, बस मैं जो बता दी, आपको कैश रेडी रखना होगा उसके लिए बेसिकली। बट जो स्टिकर वीज़ा है उसके लिए ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग जाइए, 9 बजे खुलता है तो 9 बजे जाके कर लीजिए, पूरा ख़त्म हो जाएगा आपको। जैसे मैंने बोला, खाली रहता है जनरली भी, बट इन केस अगर लोग जा रहे हैं एम्बेसी के थ्रू तो 9 बजे कम ही लोग जाते हैं, कोई नहीं होता। मतलब मैंने जैसे बोला कोई था ही नहीं, मैं 9 बजे पहुंची थी एंड इट वॉज एम्प्टी। तो 9 बजे जाइए एंड कलेक्शन के टाइम पे थोड़ा टाइमली जाइए, क्योंकि कलेक्शन के टाइम पे लाइन थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कलेक्ट करने के लिए आ रहे होते हैं। तो हाँ, एंड कलेक्शन के टाइम पे जब आप जाएंगे तो आपको एक ID प्रूफ भी लेके जाना होगा, लाइक आधार कार्ड या कुछ भी। तो वो प्लीज़ भूलिएगा मत, क्योंकि उसके बिना वो आपको नहीं देंगे आपका पासपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक पे बटन दबाइए शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीज़ा के गाइड्स एंड बजट ट्रैवल के बारे में आपसे शेयर करती रहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।